हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ शांगवन फैन फिक्शन बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। गाइस, उससे पहले मैं बता दूं, मैं कुछ दिन की छुट्टी पे थी बिकॉज मैं बहुत सारे DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ के प्रोजेक्ट कर रही थी और उसमें मुझे बहुत वर्क काम करते हुए मुझे बहुत टाइम लग जाता था, 5-5 6-6 घंटे। और फिर मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचती थी रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग की, बिकॉज सारा काम मैं खुद करती हूँ और एक दिन में 4-4 वीडियोस में अपलोड किया करती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, तो मैंने छुट्टी ले ली। बिकॉज मैं, आप जानते हैं कि एक दिन में 4 वीडियो अपलोड किया करती थी, जिससे मेरा सारा नेट पे उड़ जाता था और हर चीज़ मेरी जो है वो मैं चौगुना काम कर रही होती थी बाकियों के मुकाबले। और जो 2 वीडियोस डालते हैं पर डे, उनके मुकाबले मैं दुगना काम कर रही थी। तो मैं छुट्टी भी फिर अच्छी खासी लेती हूँ, आप लोग जानते हैं। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। हमारा वी वुशन और वांगची की फर्स्ट नाइट साथ बीतने के बाद उन लोगों को एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। अल्फ़ा का मार्क आने के बाद हमारे वांगची को, जो हमारा वी वुशन था, उससे और ज़्यादा नज़दीकियाँ फील होने लगी थी। दोनों के बीच में रिश्ते में एक अजीब सी मिठास घुलने लगी थी। यहाँ पर जंगछा भी हमारे जिवजुन के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगा था। जंगछा भी जिवजुन को मिलने के लिए बुलाता है। वो एक बहुत ही प्यारे कार्यक्रम जहाँ पे हो रहा होता है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ डेटिंग फिक्स करते हैं और वो डेट पे जाते हैं। वहाँ का माहौल काफ़ी अलग था यूजुअल तरीक़ों से। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का और शोर शराबा नहीं था, लेकिन वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। वो एक लेक का किनारा होता है जहाँ पर जंगछा उनके साथ एक बहुत प्यारी सी शाम बिताना चाहता होता है। शाम का टाइम होता है, लहरें बहुत ही ज़्यादा ठंडी और मीठी मीठी मुस्कानों के साथ, कानों में जो लहरों की आवाज़ थी वो बहुत अच्छी लग रही होती है। पानी की टप टप वो जो आवाज़ें होती हैं वो उनके कानों को बहुत ही ज़्यादा आराम देती हुई, वहाँ पर हल्की हल्की धीमी धीमी लालटेन की लाइट होती है। समुद्र का इलाका था आसपास, तो ऑब्वियस सी बात है रेत में वो लोग बैठे होते हैं। और जिवजुन जो है वो वहाँ से ऊपर छत की तरफ देखते हैं, जहाँ पर अभी भी शाम का वक्त हो गया था। 2 वक्त मिल रहे थे और वो लोग इस वक्त डेट पे आए होते हैं। डेट पे ऐसी जगह पे आना गुसू में इम्पॉसिबल था, क्योंकि गुसू में इतनी ज़्यादा अच्छी सुहावनी रात नहीं हुआ करती थी, शाम नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे बहुत ठंड रहा करती थी। तो उनकी डेट के लिए परफेक्ट लोकेशन होती है और बहुत प्यारा सा एक जगह उसने बुक की होती है हमारे जंगछा ने। वो वहाँ जाते हैं, बैठते हैं और वहाँ पर वो रेत में भी बैठने का उसने इंतज़ाम किया होता है। जिस जगह वो रेत में बैठे होते हैं, लहरों का पानी आके उनके कदमों को चूम रहा होता है और बहुत ब्यूटीफुल सा एहसास होता है दोनों के लिए। कोकोनट पानी और कोकोनट मलाई के साथ एक ड्रिंक आती है जिसे हमारे जिवजुन भी पीते हैं, और उनके लिए कोकोनट रम भी आती है जो कि बहुत डिलीशियस होती है, जिसे पीने के बाद जिवजुन कहते हैं कि मैंने इतनी शानदार रम यानी कि शराब नहीं पी है कभी। तो जंगछा कहता है ये यहाँ की स्पेशलिटी है और ये जगह स्पेशली इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से जो डीमन है या फिर दूसरे वर्ल्ड से भी जब लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो वो इस कोकोनट से बनी हुई रम को, इस कोकोनट से बनी हुई शराब को ज़रूर अपनी ज़ुबान पर रख कर चखने का आनंद लेते हैं। और वो इतनी टेस्टी होती है कि, क्योंकि वो लाइट वेटेड होती है और जल्दी से चढ़ने वाली नहीं होती, तो जो हमारे जिवजुन थे उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। गर्मी की शाम और लहरों के पास बैठे हुए उनका जो मन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तभी जंगछा जो है वो उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो हमें लेके। तो जिवजुन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या मतलब। तो जंगछा कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, और ये अभी नहीं बल्कि मैं तब से जानता हूँ जब हम लोग गुसू में क्लाउड रेसेस में तुम लोगों के यहाँ आए थे। मुझे पता था तुम मुझे कितनी बार छुप छुप के देखते हो। और फ्लैश बैक में हम जाते हैं जहाँ पर बहुत बार लेन शिचन और हमारे जंगछा की आंखें एक दूसरे से मिला करती थी, पर अक्सर जिवजुन अंकल के डर से अपनी आंखों को झुका लिया करते थे। उन्हें शर्म भी आया करती थी क्योंकि उन्होंने कभी अपने प्यार का इजहार किसी से नहीं किया था, और बड़ों के सामने एक तरह से उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो लेंचरन उनके पेरेंट्स ही थे।
उनके सामने कोई कैसे अपने प्यार का इजहार कर दे। और यहाँ जंगछा को देख के उनकी हार्ट बीट अक्सर बढ़ जाया करती थी। जब जब वो जंगछा को कोई टी पास करते थे या फिर पानी के लिए पूछा करते थे, और जब जब उनकी स्किन हाथों की एक दूसरे से टच होती थी, तब भी उनका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगता था और उनके दिल में हलचल भूचाल सा ही आ जाता था। यहाँ पर जो हमारा जंगछा होता है, जब उस दिन उन दोनों के बीच में उस वेश्यालय में किस होती है, तो उसे यकीन नहीं आता कि वो उस दिन शायद एक भी हो जाते। लेकिन उसे फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। तो जंगछा वहाँ पर एक कटार देता है जिसे जेवजुन समझ नहीं पाते, और वो जेवजुन को कहता है तुम ये कटार रख लो। तो जेवजुन कहते हैं इसका क्या मतलब? तो वो कहता है हमें जब शादी के लिए कोई किसी को भेजता है, स्पेशली अल्फ़ा किसी को भेजता है, तो वो कटार अपनी भेजकर शादी के लिए न्योता देता है। लेकिन तुम तो ऐसा कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ पर कटार का रीति रिवाज नहीं है, इसलिए मैं एक ओमेगा होने के बाद तुम्हें कटार देता हूँ। अगर तुम इस कटार को एक्सेप्ट कर लेते हो, मतलब तुमने मेरी शादी के जो फैसला है उसे मंजूरी दे दी या फिर उसमें सोचने के लिए वक्त मांगा है, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगे तो तुम मुझे ये कटार जो है वो वापस लौटा देना। जेवजुन ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर जंगछा ने इतना बड़ा स्टेप उनसे लिया, और जेवजुन जो उसे बस ज़ोर से चिल्लाकर प्रपोज करना चाहते थे, वो वहाँ पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अंकल को भी नाराज़ नहीं करना था। वो आने वाले टाइम में मुखिया थे पूरे के पूरे लैंड सेक्ट के, उन्हें ही संभालना था जब अंकल रिटायर हो जाएंगे। तो जेवजुन ये सोचते हैं कि मेरे बाद लैंड सेक्ट का क्या होगा। वांगजी यहाँ आ गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत कल्टिवेटर था, और वो अपनी कल्टिवेशन भी भूल गया है। और अगर मैंने भी अपने सेक्ट को छोड़ दिया तो क्या होगा अंकल का, क्या होगा मेरे लैंड सेक्ट का, क्या होगा मेरे बाकी के लोगों का, मेरे लैंड डिसिपल्स का। वो ये सोचते हुए चुप हो जाते हैं। तो जंगछा कहता है आज मैंने खाने में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। मैंने सुना है बाहर निकलने पे तुम कभी कभी नॉनवेज और वाइन पी लिया करते हो, क्योंकि तुम घूसू में ही घूसू के रूल्स को फॉलो करते हो। बाहर आने के बाद तुम नॉर्मल एक जो हमारे लैंड लीडर होते हैं उसकी तरह ही तुम अक्सर बिहेव किया करते हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज यहाँ की जो अचारी फ़िश है उसे टेस्ट करो, उसे खाओ। मैंने सुना है यहाँ पर जो फ्रेश फ़िश मिलती है वो कहीं नहीं मिलती, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हें यहाँ के खाने का आनंद लेना चाहिए। और जेवजुन और वो एक जगह जाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लैंटर्न यानी कि कंदीलों से पूरी तरह से सजी हुई थी। आसपास लाल कलर के रिबन उड़ रहे थे और उनमें बेल लगी हुई थी, और जब ये लहरों से होती हुई हवा उधर आती थी, किनारों पर टकराती थी, तो वो बेल अक्सर बजने लगती थी, और उन बैलों की जो ध्वनि, जो आवाज़, जो साउंड निकलता था वो दिल को काफ़ी शांत कर देता था। तो वहाँ पर उस किनारे में वो एक पेड़ देखते हैं और वो पूछते हैं इस पेड़ पर लाल रंग के रिबन क्यों बंधे हुए हैं। तो जंगछा कहता है जब हम में से किसी को विश मांगनी होती है तो हम इस पेड़ पर अपने दिल की इच्छा लिखकर टांग देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि उस इच्छा को जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते वो स्वयं भगवान से शेयर करने के लिए हम इस पे लिख कर टांग देते हैं। और जब भगवान उन इच्छाओं को अपने फ्री वक्त में देख लेते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे एक मन का वहम है, या फिर कह लीजिए हमारे मन की मनोकामनाएं हैं जिन्हें हम लिखकर यहाँ डाल देते हैं, और जब भगवान को फ्री टाइम मिलता है वो हमारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो जंगछा जो है वो कहता है मैं भी आज यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ। मन्नतें तो बहुत इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में मांगता है, लेकिन आज मुझे किसी और चीज़ के लिए मांगना है। और वो वहाँ से काले रंग की शाई और एक कलम उठाता है और लिखता है कि भगवान हो सके तो जेवजुन को ही मेरा अल्फ़ा बनाना, और वो उसको उस पेड़ पे डाल देता है। तो वो जेवजुन से कहता है तुम भी कुछ लिखो ना। जेवजुन पहले सोचते हैं और फिर वो कहते हैं अगर ये मुराद पूरी नहीं हुई तो जंगछा कहता है इसे मन का वहम मान के भूल जाना, और अगर पूरी हो जाए तो ये मान लेना कि भगवान शायद इधर लिखी हुई चीज़ों को अपने फ्री टाइम में ज़रूर देखते और सुनते हैं। एक तरह से लगा लो हम भगवान को रिमाइंड करा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, और वो भी रिटर्न फॉर्म में।
हम मन में तो अक्सर उनसे बातें करते हैं, लेकिन अगर हम लिख कर भी दे दें तो ये सबूत होता है, ये प्रमाण होता है कि हम उस इंसान को कितना चाहते हैं। और हमने ये अर्ज़ी किसी और को नहीं, स्वयं भगवान के लिए यहाँ लिख कर टांगी है। तो जो हमारे जीवजन होते हैं वो लिखते हैं कि अगर हो सके तो मीरा और मई का चंचा को बनाना। क्या कमाल की बात है और किस्मत की बात है कि दोनों एक दूसरे को मांग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं कह पा रहे। और जीवजन वो चीज़ लिखकर ऊपर की तरफ फेंक देते हैं और उस रिबन को इतनी ज़ोर से बेल के साथ फेंका जाता है कि वो पेड़ पे टंग जाता है। यहाँ जंगछा बहुत खुश होता है और पूछता है तो आपने क्या लिखा? तो वो कहते हैं ये मेरे और भगवान के बीच की बातचीत है, तुम बताओ तुमने क्या लिखा? तो जंगछा कहता है मैं भी नहीं बता सकता, ये मेरे और भगवान जी के बीच की बात है और ये टॉप सीक्रेट हम रिवील नहीं कर सकते। तो अच्छा ही है, आप अपनी मनोकामना अपने पास रखिए और मैं अपनी मनोकामना अपने पास रखूँगा। और जो हमारे जंगछा होता है वो जीवजन का हाथ पकड़ता है और कहता है ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप यहाँ हैं मैं चाहता हूँ कि हम दो प्रेमियों की तरह अपना वक्त गुजारें, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपका दोस्त नहीं बन के रहना चाहता। और मुझे भी पता है आप पे सेक्ट की जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं मैं चाहता हूँ कि हम खुल के जिएँ। हम अपनी हदों को पार नहीं करेंगे, हम अल्फ़ा और ओमेगा वाली लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन हम दो प्रेमियों के साथ अपने जीवन का ये पल तो बिता सकते हैं ना। पता नहीं फिर कब मौका मिले। जीवोजुन भी इस बात पे इमोशनल हो जाते हैं और वो जंगछा का हाथ टाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो ये पल हमेशा के लिए यूं ही थम जाएगा। और अब तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, हम अक्सर फ्यूचर की, भविष्य की परवाह करते हुए डर जाते हैं और अपने आज को नहीं जी पाते। मैं तुम्हारे साथ अपने आज को जीना चाहता हूँ, अपने प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट नाम ही एक गिफ्ट है। आज का दिन हमारे लिए गिफ्ट है, तभी तो इसे प्रेजेंट कहा जाता है। और फ्यूचर में जो भी होगा मुझे उसकी परवाह नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा और जो भी होगा जैसे भी होगा, जो भगवान ने मंजूरी दी होगी वही होगा। यहाँ पर जंगछा भी जीवजन का हाथ पकड़ता है। वो लोग खाते हैं, पीते हैं, उस शाम का लुत्फ़ उठाते हैं जहाँ पर आतिशबाजियाँ हो रही थी और ना जाने कितने लोग स्ट्रीट पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। और ना जाने कितने लवर्स, अल्फ़ा लवर अपने ओमेगा के बालों में फूल लगा रहे थे और जो बीटा लवर्स थे वो भी अपने ओमेगा के बालों में फूल लगा रहे थे। ये देखने के बाद जो हमारे जीवोजुन होते हैं वो पास से जामुनी कलर का ऑर्किड लेते हैं और वो जो हमारा जंगछा होता है जो बाहर देखने में बिजी होता है उसके बालों में वो ऑर्किड लगा देते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो जंगछा ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके बालों को कोई टच कर रहा है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है जीवोजुन के हाथों में फूल हैं और वो कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल हैं और मेरी ड्रेस से मैच भी हो रहे हैं। तो जो हमारे जीवोजुन होते हैं वो कहते हैं तभी तो ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगेगा। और देखो ना, आज सारे लवर्स एक दूसरे को इस तरह से फूल अपने ओमेगा के बालों में लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज के दिन में हम जब एक दूसरे को अपना अपना प्रेमी मानते हैं तो मुझे भी तुम्हारे बालों में लगाना चाहिए। जंगछा सिर हिला के उन्हें परमिशन देता है अपने बालों में फूल लगाने की और वो लगाते हैं। उसके बाद वो जब आगे जाते हैं तो जंगछा को नीले रंग के ऑर्किड मिलते हैं और वो उनको ले लेता है और वो उन नीले रंग के ऑर्किड को हमारे जीवोजुन के प्यारे से जो ग्वान होता है उसके पास, यानी कि हेड एसेसरीज, सिर के जो एसेसरीज होती है उसके पास लगाता है। तो वो जीवोजुन कहते हैं क्या कर रहे हो? वो सिर के ग्वान में लग नहीं पाता तो वो उनके कान पे लगा देता है और कहता है तुम भी ब्यूटीफुल लग रहे हो। अगर एक हैंडसम सा जो हमारा प्यारा सा अल्फ़ा है वो एक ओमेगा के बालों में लगा सकता है तो ओमेगा भी अपना प्यार जताने के लिए एक गेस्चर के प्रति आपके कानों के पास ये फूल लगा ही सकता है। और तुम इतने प्यारे हो, इतने जेड हो, एकदम प्योर हो, तो तुम्हारे साथ ये ब्लू कलर का ऑर्किड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जीवोजुन शर्मा जाते हैं। जंगछा या उनका हाथ पकड़ता है, उनके हाथ को बिल्कुल अपने पास, अपने चेहरे के पास लाता है और वो उनके हाथ को चूम कर अपने माथे पे लगा कर कहता है कि मैं हमेशा
जन्मों जन्म तक तुम्हें अपना साथी मानना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर जाओ। बाकी परिस्थितियों के ऊपर है कि आगे कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना आज तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। और ये सुन के जो हमारे वजन होते हैं वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वो झंझा को हक कर लेते हैं और वहीं पे दोनों एक दूसरे को एक डीप सी प्यारी सी किस करने लगते हैं, स्मूच करने लगते हैं। और उसके बाद वहाँ पर पीछे से बैकग्राउंड में बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं और बहुत सारे लवर एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। या हमारा वांगची और विभूषण भी खाना खा रहे होते हैं और जो हमारा वांगची होता है ना, वो छप छप करके खा रहा होता है और विभूषण उसके चेहरे को, जिस पर कभी चावल लग जाता है और कभी कुछ, उसे साफ करता है। वो वांगची को बहुत क्यूटली निहार रहा होता है और वांगची उससे पूछता है क्या हुआ, और आज रात कुछ भी मत करना, मुझे कल रात का बहुत पेन है। तो विभूषण कहता है ओफो, अब हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो, अगर मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा तो कौन छुएगा। और वैसे भी कल रात जो भी था वो मेरी जन्मों जन्मों से जो मैं प्यासा बैठा था उसकी हवस थी। आज तो मुझे प्यार करना है। कल तो मैंने थोड़ी सी हवस निकाली थी, आज तो मुझे सच में बहुत प्यार करना है। और तुम्हें देख के तो मेरा प्यार और ज़ोर ज़ोर से मेरे सीने में दिल धड़कता है और प्यार तो मुझे इतना आता है मैं क्या ही बताऊं। तभी जो हमारा लवांगची होता है वो कहता है बस बस ड्रामे मत करो, मुझे पता है तुम्हें मुझे देख के कितना प्यार आता है और कितना नहीं। और कल मेरी कमर कितनी दुख रही थी, आज भी मेरी कमर दुख रही है, मुझे वॉशरूम जाने में भी पेन हो रहा है, मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें। तो विभूषण उसे प्यार से कहता है कि डोंट वरी, मैंने दवाई ले ली है, जो हमारे यहाँ के इम्पीरियल हीलर हैं वो बहुत ही अच्छी दवाई देते हैं, तो मैं तुरंत आराम आ जाएगा। तो लवांगची कहता है मुझे मक्खन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एम्परर होगे इस जहान के, इस डीमन वर्ल्ड के, लेकिन मैं भी लैंडसेट का राजकुमार हूँ। और तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कुछ करे और पति अपनी वाइफ से बेफजूल की डिमांड करे तो उसे जेल भी हो जाती है। तो विभूषण कहता है मुझे यहाँ जेल कौन करेगा, माय हैंडसम हस्बैंड। और वो उसकी चीक्स को छेड़ने लगता है। तभी वांगजी कहता है हाथ दूर करो, मुझे खाना खाने दो। और वो अपना पूरा फोकस खाने पे कर रहा होता है। उसे देख के विभूषण को बहुत क्यूट सी फीलिंग आ रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो विभूषण को कहता है कि आज रात उन लोगों को कंदीलें जगानी चाहिए फिर से और स्वागत करना चाहिए, एक बड़ा सा महोत्सव जो कि बाहर चल रहा होता है। ये देखने के बाद विभूषण भी एक कंदील जो है वो अपने महल से जगाने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर लवांगची भी उसके साथ एक कंदील फिर से जगाता है और वो उस कंदील को हवा में छोड़ देते हैं। वो कंदील लाल कलर की थी और उन पे उन्होंने अपनी अपनी मन्नत लिखी हुई थी। लवांगची ने लिखा हुआ था कि उसे हर जन्म में विभूषण जैसा पार्टनर चाहिए। और जो हमारा विभूषण होता है उसने लवांगची का नाम लिखा होता है कि उसे लवांगची जैसा पार्टनर चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। विभूषण और लवांगची अपनी बेड और सेक्सुअल लाइफ काफ़ी इंजॉय करने लगे थे। विभूषण लवांगची के साथ कभी कभी थोड़ा हार्श हो जाया करता था और लवांगची उसके पीछे बढ़ जाता था, उसे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया करता था उस पर। लेकिन विभूषण तो विभूषण था, वो रुकने वालों में से नहीं था। जो हमारा लवांगची था वो वींग के लिए फीलिंग तो पहले से ही डेवलप कर चुका था, लेकिन उसके मन में अब अपने वर्ल्ड में वापस जाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसके वर्ल्ड में ना उसके अंकल थे ना उसका ब्रदर था। जो ब्रदर यहाँ आने के बाद कठोर हो गया था वो इस डीमन वर्ल्ड में आकर फिर से प्यार को जीने लगा था, एंजॉय करने लगा था। उसकी ज़िंदगी रस से भर गई थी और तो और उसकी गोल्डन कल्टीवेशन जो थी, कोर थी, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से डेवलप हो रही थी। अब लवांगची धीरे धीरे अपने हाथों से मैसेज पे लिखने लगा था और वींग के पास प्रोत्साहन भी करता था। और अक्सर उन मैसेज में लिखा होता था कि आते हुए इम्पीरियल जो हीलर है उनसे दवाई लेते आना।
विंग के साथ वांगची को बहुत अच्छा लगने लगा था और वांगची का बिल्कुल दिल नहीं था कि वो ज़िंदगी में अपनी मॉडर्न दुनिया में वापस जाए। और विंग यहाँ पर लवांगची को देखता था। लवांगची के जागने से लवांगची के सोने तक वो उसे अक्सर निहारा करता था। उसकी सुबह भी लवांगची थी, उसकी शाम भी लवांगची थी, उसकी रात भी लवांगची से ही शुरू होती थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। उन दोनों का अफेक्शन देख देख के दुनिया कहा करती थी कि देख रहे हो एम्परर एम्प्रेस को कितना प्यार करते हैं। हमारे अल्फ़ा एम्परर जो हैं वो ओमेगा एम्प्रेस के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, लट्टू ही हो गए हैं। वांगची को क्या पसंद है और क्या नहीं, हर चीज़ के लिए भी वुशियान उसके लिए हर चीज़ की मतलब कमी होने ही नहीं दिया करता था। सब चीज़ों की लाइन लगा के रखता था। काफ़ी लोग उन्हें देख देख कर बहुत खुश भी होते थे और कई बीवियां अपने पतियों से कंप्लेन करने लगी थी कि आप हमें एम्परर की तरह प्यार नहीं करते। एम्परर देखो ना अपनी ओमेगा पार्टनर के लिए कितना कुछ करते हैं। तो उनके पति कहते थे वो एम्परर हैं, वो जितना चाहे पैसा लौटा सकते हैं, मैं इतना नहीं कमाता। अगर मैं तुम्हारे साथ इतने पैसे लौटाने लगा तो हम 4 दिन में रोड पे आ जाएंगे। यहाँ पर जंगछा और जो हमारे जीवजन थे उनके बीच नज़दीकियाँ थोड़ी सी तो बढ़ती थी, लेकिन किससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं करते थे। अक्सर वो अपना टाइम बिताया करते थे, घूमने जाया करते थे, तरह तरह की चीज़ें एंजॉय किया करते थे, एक दूसरे से घुड़सवारी की जो है रेस लगाया करते थे। और यहाँ पर वी विशियान हमारे लवांगची को बहुत सारी चीज़ें सिखाया करता था। एक दिन लवांगची वी विशियान से कहता है कि मुझे अपने ओमेगा फ्रेंड्स के साथ यानी कि उसके ओमेगा सर्वेंट्स के साथ अकेले बाहर घूमने जाना है। वी विशियान उसे मना करता है कि तुम यहाँ चीज़ों को नहीं जानते, फेमिलियर नहीं हो तो मत जाओ। लेकिन लवांगची जो है वो जाने की जिद करने लगता है और बच्चे की तरह टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है। वी विशियान जो है वो लवांगची को जाने की परमिशन बहुत मुश्किल से देता है। जब वो बच्चों की तरह जिद करता है और कहता है कि अगर उसे नहीं जाने दिया गया तो वो खाना पीना छोड़ देगा। वी विशियान लवांगची की नाजायज़ जायज़ हर बातों को मान लिया करता था, क्योंकि वो मानता था कि लवांगची और वो एक दूसरे के लिए बने हैं और अगर वो एक दूसरे की इच्छाओं को, प्यार को नहीं समझेंगे, ज़रूरतों को नहीं पूरा करेंगे तो कौन करेगा। लवांगची सबके साथ बाहर जाता है घूमने, वो अपने ब्रदर विंग के लिए और जो मतलब जंगछा होता है, शिजे होती है, उन सब के लिए गिफ्ट्स लेता है। जिन जिशन के लिए भी वो गिफ्ट्स लेके आता है। शिजे और उसके बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने लगी थी और शिजे अक्सर उसके एम्परर को एक माँ की तरह प्यार भी करती थी। उसे ये भी पता था कि इन फ्यूचर हो सकता है जंगछा उसका ब्रदर इन लॉ बन जाए या फिर कहें सिस्टर इन लॉ, उसका ओमेगा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। तो उसे काफ़ी खुशी होती थी कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। वांगची बहुत खुशी खुशी सबके लिए गिफ्ट लेता है और वो घर की तरफ वापस आने को होता है। जब वो घर की तरफ आ रहा होता है ना गाइस, तो उसे रास्ते में बहुत सारे खाने के आइटम मिलते हैं। वो हर चीज़ को चखते चखते बड़े मज़े से आता है। जब वो पैलेस में पहुंचता है तो पैलेस के पास वो तालाब देखता है। वो जैसे ही उस तालाब को देखता है एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि लवांगची जो है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो तालाब के अंदर गिर जाता है। ये देखने के बाद सारे के सारे जो बंदे होते हैं डीमंस के, वो डर जाते हैं और वो फटाफट से लवांगची को भागते हुए उसके ओमेगा सर्वेंट उस पानी में से निकालते हैं। उस पानी में से निकालते हैं तो उसके बाद लवांगची बेहोश पड़ा होता है, उसे होश ही नहीं आता और ना जाने कितने दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर लवांगची को होश ही नहीं आता और वहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में लवांगची अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। जी हाँ, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा लवांगची जो होता है वो अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। वो जैसे ही देखता है, आंखें खोलता है तो वो पाता है कि वो कल्टीवेशन की दुनिया में नहीं है। उसकी आंखें खुलती है और वो एकदम से अपनी दुनिया में वापस आ गया होता है और वो देखता है कि वो कहाँ है। वो उस रूम को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता कि वो कहाँ है और उसे एकदम से लगता है कि उसकी नाक पर, मुंह पर कुछ है और वो देखता है आसपास के एटमॉस्फेयर को नोटिस करने के बाद कि उसके आसपास ग्रीन रंग के पर्दे हैं और बेड भी अजीब सा है
और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है वो अस्पताल में है। और वो मन में सोचता है कि क्या मैं इतने दिनों से सपना देख रहा था, मतलब वो कल्टीवेशन की दुनिया, वीइंग और मेरे ब्रदर और अंकल, पर मैं तो मरने के लिए गया था ना, तो फिर क्या ये सब सपना था? ये कैसे हो गया? और वो सपना इतना रियल जैसा क्यों लग रहा था? वांगची की आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि जिस दुनिया या जिस सपने को वो जी रहा था उसे वो हकीकत लगने लगा था, उसे वो प्यारा लगने लगा था। और वो तो मन ही मन भगवान से विश करता है कि उसे मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं जाना। तो अचानक से ये क्या हो गया कि वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते। तभी एक नर्स वहाँ पर आती है और वो कहती है तुम होश में आ गए, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तो दूसरी नर्स कहती है एक सेकेंड, डॉक्टर जो है वो अभी किसी सर्जरी के लिए गए हैं, तो हम मेन डॉक्टर को नहीं बुला सकते। तुम एक काम करो, जो सेकंड डॉक्टर हैं, उनके असिस्टेंट डॉक्टर हैं, उन्हें बुला लो। वहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर आता है और असिस्टेंट डॉक्टर हमारे वांगची को जो है वो जांचता है। वांगची कहता है मैं कब से यहाँ पर हूँ? तो वो असिस्टेंट डॉक्टर कहता है कि यही कोई लगभग 1-1.5 महीना हो चुका, तुम यहाँ कोमा में थे और पता नहीं तुम कब से यहाँ हो। मैं तो जब से 1-1.5 महीने से आया हूँ तुम कोमा में ही हो, और तुम्हें कुछ लोग बचा लाए थे जब तुम डूबने वाले थे। उसके बाद जब तुम होश में आ जाए हो 1.5 महीने बाद, तो वांगची को बहुत बुरा लगता है कि वो सारी चीज़ें सपना देख रहा था। उसके यहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड में ना ही अंकल ज़िंदा है और ना ही ब्रदर, वो जीकर क्या करेगा? और उसके पास एक वजह थी जीने की, जो कि हमारे वीइंग था। अब वो क्या करेगा? और ओरिजिनल वांगची, जो ओरिजिनल वांगची था, उसकी सोल का भी किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ है। तो अब क्या वीइंग और वांगची का क्या होगा? क्या उस वर्ल्ड में वांगची मर जाएगा? क्या इस वर्ल्ड का वांगची बिना वीइंग के अधूरा रह जाएगा? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और स्टोरी में आगे क्या होगा क्या नहीं, इसे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरे साथ जुड़े रहिए जिन जिन लोगों को श्यांगवन स्टोरी पसंद है। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरे साथ इतना ज़्यादा लगाव रखने के लिए। बाय।